पुणे की सुनसान सड़क पर रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। अचानक बाइक की हेडलाइट एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर रूह कांप जाए। एक इंसान बिना कपड़ों के बीच सड़क पर 1920 फिल्म की चुड़ैल की तरह उल्टा रेंग रहा है और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है वो खौफनाक मुस्कुराहट के साथ अपनी गर्दन घुमाता है। और ये इंसान कोई अजनबी नहीं, वो ओमार के सगे मामा रहमान थे। एक शरीफ और मेहनती इंसान, लेकिन एक गलती जो कि हम सब लोगों ने कभी ना कभी की है और शायद आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद नहीं। हेलो एवरीवन, खमा घड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। यहाँ जो भी इंसिडेंट हुआ है वो उमार के मामा रहमान के साथ हुआ, जो पुणे में रहते हैं। बात है 2024 की। इनके मामा की फैमिली में उनकी वाइफ, इनके 3 बच्चे और उनकी मदर यानी उमार की नानी रहते थे। इनकी मामी हाउसवाइफ थी और बच्चे स्कूल जाते थे। पूरे घर का खर्चा इनके मामा रहमान चलाते थे। उनकी एक जॉब थी, जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे थे उन्हें वहाँ बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उस कंपनी में काम करते करते उन्हें करीबन 4 साल हो चुके थे। परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा था, काम में वो पूरा मन लगाकर काम किया करते थे। तो एक दिन जाकर उन्होंने अपने बॉस को रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें प्रमोट कर दे ऊपर वाली पोस्ट पर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उन्हें काम करते करते। तो इनके बॉस ने इनसे कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, अगले वीक आप ओवर टाइम करो और फिर उसके बाद हम इस बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो रहमान ने सोचा कि ठीक है, कर लेता हूं, क्या पता इसी बात से उसका प्रमोशन हो जाए, और सिर्फ 1 वीक की ही तो बात है। अब जो रहमान थे, उनकी जॉब की जो शिफ्ट थी वो आफ्टरनून की थी, दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। इसमें उन्हें करीबन 1 घंटा लंच ब्रेक का मिलता था, और अब ओवर टाइम की वजह से उनका जो ऑफिस का टाइम था वो दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक का कर दिया गया था। एक और चीज, उनका जो ऑफिस था वो उनके घर से थोड़ा दूर था, तो ये बस से जाया करते थे। तो करीबन जाने में उन्हें 1 घंटा लगता था, और आते टाइम रात को क्योंकि बस नहीं हुआ करती थी तो जनरली ऑटो से आया करते थे। अब जब उनकी ओवर टाइम की शिफ्ट लगी रात को 2 बजे, तो घर पहुंचते पहुंचते, ऑटो से भी आते आते उन्हें करीबन 2:30 बज जाते थे। रहमान की जो सैलरी थी वो करीबन 50,000 रुपये पर मंथ थी, लेकिन पुणे जैसे शहर में रेंट से रहना, 3 बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा, लाइट का बिल, EMI, सब कुछ मिला मिलूकर उनके पास सेविंग्स के नाम पर एक फूटी कोड़ी भी नहीं बचती थी। और रहमान को लगा था कि शायद प्रमोशन होने के बाद मेरी सैलरी 10 से 15,000 बढ़ जाएगी और मैं उसमें से कुछ सेविंग भी कर पाऊंगा। लेकिन 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद जब प्रमोशन की बारी आई तो बॉस ने मना कर दिया। उसने कहा कि अभी कंपनी लॉस में चल रही है, हम आपको प्रमोट नहीं कर सकते। अब ये बात सुनकर रहमान को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने बॉस से कहा कि जब आपको प्रमोशन करना ही नहीं था तो 1 हफ्ते से मुझसे काम क्यों करवाया? मैं गधों की तरह यहाँ पर ओवर टाइम कर रहा हूँ कि आप मुझे प्रमोट करोगे, और अब आप आज बोल रहे हो कि मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता है। तो रहमान की बात सुनकर उनके बॉस ने कहा, यार तुम नाराज मत हो, सच में बहुत दिक्कत है, लेकिन हाँ, हम तुम्हें प्रमोट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो काम तुमने 1 हफ्ता ओवर टाइम किया है उसके लिए मैं तुम्हें ओवर टाइम का पैसा भी दूंगा और उसके ऊपर बोनस भी दूंगा। अब क्या करते रहमान, वो बहुत दुखी हो गए और उन्हें लगा था कि वो प्रमोट हो जाएंगे, सैलरी बढ़ जाएगी। उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसे ऐसे ऐसे करके सेव करेंगे, लेकिन अब सबकी सब प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी। और ये ओवर टाइम के चक्कर में, रोज आने जाने के चक्कर में, क्योंकि रात को आते टाइम ऑटो किराया में ज़्यादा देना पड़ता था, उनके पास जो बचा कुचा पैसा था वो भी खत्म हो गया था। अब उस रात जब इनकी बॉस से डिस्कशन हुआ तो उसी रात की बात है, इनके पास जेब में अब सिर्फ 50 रुपये ही बचे थे, और घर आने का किराया लगभग 100 से 120 रुपये होता था। रात को वही 1:45 बजे के आसपास ऑफिस खत्म करके वो वहाँ से निकले। परेशान थे, थोड़ा जल्दी निकल गए थे। उन्होंने एक ऑटो पकड़ा और घर का रास्ता बताया कि मुझे यहाँ पर जाना है। ऑटो चलने लगा। रहमान की नज़र लगातार ऑटो के मीटर पर थी, और जैसे ही ऑटो के मीटर पर 50 रुपये का किराया पहुँचा, रहमान ने ऑटो वाले को बोला कि तुम ऑटो यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। तो उसने बोला कि अभी तो रास्ता आया नहीं। उसने बोला नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं यहीं पर उतर जाऊँगा। वो उतरे,
वो 50 रुपए जेब से निकालकर उन्होंने उस ऑटो वाले को दिए। ऑटो वाला वहां से चला गया और फिर यहाँ से वो पैदल ही अपने घर के लिए निकल गए। उनका प्लान यही था कि 50 रुपए में जहां तक पहुंच पाऊंगा वहां पहुंच जाऊंगा, उसके बाद पैदल चल के घर पहुंच जाऊंगा। अब एक खाली सुनसान सड़क पर रहमान रात के करीबन 2:30 बजे के आसपास अकेले चल रहे थे। चलते चलते रास्ते में उनके सामने एक कोल्ड ड्रिंक का कैन पड़ा हुआ था। फ्रस्ट्रेटेड वो बेचारा पहले से ही था। गुस्से में आकर उसने उस कोल्ड ड्रिंक के कैन को एक लात मारी। जैसे उसने उसे लात मारी, वो कोल्ड ड्रिंक का कैन उछलकर रोड साइड पर एक खंबा था, उस खंबे से टकराया और वहां खंबे से टकराने पर उसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक गिरी थी, वो फैल गई और जो कैन जो नीचे गिरा उससे भी कोल्ड ड्रिंक निकलकर उस खंबे के चारों तरफ फैल गई। ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हम भी चलते थे लात मारते हैं और कहीं जाकर कोल्ड ड्रिंक फैल जाती है। लेकिन शायद इस केस में ये नॉर्मल नहीं था। इसके बाद वो चलकर अपने घर पहुंचे। वो घर पहुंचे तो उनकी वाइफ, बच्चे, उनकी मम्मी सब लोग सोए हुए थे। वो भी चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गए। अगले दिन वो सुबह उठे, उन्होंने सारी बात अपनी वाइफ को बताई कि बॉस ने प्रमोशन करने से मना कर दिया है। ये बात सुनकर उनकी वाइफ को भी दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि यार अभी कुछ दिन और निकालना है, सैलरी आने में 8-10 दिन लग जाएंगे, तो एक काम कर, 1-2 दिन के लिए बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चली जा। मैं यहाँ अम्मी के साथ कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। उनकी वाइफ उनकी बात को समझती थी। ऐसा ही हुआ। उनकी वाइफ अगले ही दिन अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने भाई के यहाँ चली गई और रहमान और उनकी मदर घर में ही रह गए। ये बात है सैटरडे की। सैटरडे संडे रहमान की छुट्टी हुआ करती थी। तो सैटरडे को रहमान की वाइफ अपने भाई के घर चली गई थी और उसी सैटरडे की रात को करीबन 2 बजे रहमान की आंख खुलती है। वो ठीक से जाकर अपने कमरे में सोया था, लेकिन जैसे उसकी आंख खिली वो अपनी चारों तरफ देखकर चौंक गया कि रहमान उसी खंबे के पास खड़ा था जहां पर कल वो कोल्ड ड्रिंक गिरी थी। उसे समझ में नहीं आया कि वो यहाँ पर कैसे पहुंच गया। अगर कोई इंसान नींद में चलेगा भी तो चलकर इतनी दूर कैसे पहुंच सकता है। वो बुरी तरह घबरा गया और जैसे उसे होश आया, वो सीधा वहां से उल्टे पैर भागा और अपने घर पर पहुंच गया। घर पर पहुंचकर वो सीधा अपने बिस्तर में घुस गया और उसे नींद आ गई। रहमान को ये पता नहीं लगा कि वो वापस वहां से कब आए और कब आकर सो गए। सुबह जब वो उठे तो उन्हें लगा कि यार कोई सपना था, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं था कि पिछली रात उसके साथ क्या क्या हुआ। अब छुट्टी के दोनों दिन निकल गए और ऐसे सच उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। फिर मंडे आया। वो सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया और जैसे वो बस में बैठा उसका जी एकदम से भारी भारी सा होने लग गया। बहुत थका थका वो उसे महसूस हो रहा था। उसे लगा कि शायद नींद ठीक से हो नहीं पाई है, उस वजह से उसे ऐसा लग रहा है। और इसी के साथ साथ सिर्फ इतने के साथ उसके सीने में जलन भी हो रही थी। उसने सोचा कि कल शायद कुछ खाने में आ गया होगा, उसकी वजह से एसिडिटी हो रही है। खैर, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके वो ऑफिस पहुंचा और ऑफिस पहुंचकर उसने अपना काम वगैरह करना शुरू किया। लेकिन 2-3 घंटे के बाद ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। जब उससे चीज़ें बेयर नहीं हुई तो अपने मैनेजर के पास गया और उससे कहा, तो उसने कहा कि ठीक है, तुम आज घर पे चले जाओ, दवाई वगैरह लो, कल से आकर अपना काम कंटिन्यू कर लेना। अब वहां से निकलकर शाम 5 बजे तक रहमान घर आ गया और घर के बगल में ये क्लिनिक था, वहां से उसने दवाई ली और दवाई लेकर खाना ना खाकर रात में करीब 10 बजे वो सो गया। सोने के बाद रात को अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसे टाइम याद नहीं कि वो टाइम क्या था, क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा हो रखा था। और जैसे उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी छाती के ऊपर एक बहुत लंबा सा काला सा आदमी बैठा हुआ है, जिसका सिर उसके घर की छत पर टच हो रहा था। सिर्फ उसकी चमकती हुई आंखें उसे दिखाई दे रही थी और वो कोई आदमी नहीं, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो कोई जिन है। वो देखने में इतना खतरनाक था कि उसे देखते ही रहमान की रूह कांप गई। वो उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा रहा था। गला दबाने से रहमान को कोई दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी छाती के ऊपर बहुत ज्यादा वजन उसे फील हो रहा था। वो अपने हाथ पैर नहीं हिला रहा था, जैसे कि वो स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में चला गया हो। और करीबन 10 मिनट तक वो इसी स्टेट में पड़ा रहा और फिर वहीं के वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो सुबह उठा
तो उसे फिर से ये लगा कि सिर्फ एक बुरा सपना था और इस चीज को उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसको इतना याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ धुंधले धुंधले से कुछ सीन्स उसे याद रहते थे। लेकिन उस रात के बाद से रहमान की जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। उसने अपने घर में अपनी माँ से, अपनी बीवी से ज़्यादा बातचीत करना बंद कर दिया। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और रहमान जो कभी भी ड्रिंक नहीं करता था, उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। घर आकर वो अपनी वाइफ से, अपनी मम्मी से झगड़ा किया करता था। घर में झगड़ा होना, पड़ोसियों को तकलीफ होना, मतलब परेशान करना उसने घर के अंदर शुरू कर दिया था। और इनकी वाइफ और इनकी मदर को यही लगता था कि प्रमोशन ना मिलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और फ्रस्ट्रेशन में ये सब कर रहा है। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि इस सब का कारण कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कुछ और था। इसके 2-3 दिन के बाद की ही बात है। रहमान रात को घर देर से आया तो इनकी मामी यानी इनकी वाइफ और रहमान का बहुत बुरा झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से इनकी वाइफ इनके बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और अब घर के अंदर रहमान और उनकी माँ अकेले रह गए। अब रहमान के पास पैसे तो थे नहीं, तो वो उनके सिस्टर यानी ओमार की मम्मी को कॉल करके उनसे पैसे मांगते थे। और इनकी जो नानी थी, मतलब बेसिकली रहमान की मम्मी ने अपनी बेटी को ऐसी कोई बात नहीं बताई थी कि वो ड्रिंक करने लग गया था। इनकी मम्मी को भी ये लगा कि बेचारे की जॉब चली गई है, थोड़ा परेशान है और बीवी भी घर छोड़कर चली गई है, इस वजह से इसको पैसों की ज़रूरत हो रही है। इनकी नानी ने ये तो बताया था कि उसको प्रमोशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से परेशान हो रहा था। तो जितने पैसे उन्होंने मांगे इनकी मम्मी ने उनको वो पैसे दे दिए। लेकिन उन पैसों की भी जाकर रहमान ने दारू पी ली और नॉनवेज खा लिया। इससे पहले रहमान वीक में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही नॉनवेज खाया करता था, लेकिन अब उसे हर रोज़ दिन में 2 से 3 टाइम नॉनवेज चाहिए ही चाहिए होता था। लगातार 1 हफ्ते से वो ड्रिंक कर रहा था और नॉनवेज कंज्यूम कर रहा था। और जब उनकी मदर ने ये सवाल किया कि सब करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो उसने बता दिया कि मैंने अपने सिस्टर से ये पैसे लिए हैं। अब उसके बाद रहमान की मदर ने अपनी बेटी को यानी रहमान के सिस्टर को फ़ोन करके सारी चीज़ें बताई कि तूने जो पैसे दिए उस सबसे तो ये दारू पी रहा है और नॉनवेज खा रहा है। उसके बाद इनकी मदर ने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन करीबन 1 महीने तक यही चीज़ें चलती रही। रहमान इधर उधर से पैसे उधार मांगता और अपना ड्रिंक और नॉनवेज का शौक पूरा करता। रहमान अब अपने कंट्रोल में नहीं था। वैसे हमने बाकी केसेस में देखा है कि पोजेशन की वजह से इंसान का वजन कम हो जाता है। यहाँ पर एक फिट इंसान रहमान, जिसका वजन पहले 65 किलो के आसपास था, 1 महीने में उसका वजन 90-95 किलो तक पहुंच गया था। अब जब ये सब बातें इनके जीजी जाजी यानी उमार के मम्मी पापा को पता लगी, तो वो रहमान से मिलने गए। उसे बहुत समझाया कि तू ये क्या कर रहा है भाई, थोड़ा अपनी नौकरी के ऊपर ध्यान दे। कोई बात नहीं, प्रमोशन नहीं हुआ पर तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तेरी बीवी है, तेरे 3 बच्चे हैं, माँ है, इन सबको तुझे ही संभालना है। उसको बहुत समझाया। रहमान दिन के टाइम बिल्कुल नॉर्मल रहा करता था, लेकिन शाम होते ही उसकी वो हैबिट वापस से चालू हो जाती थी। और इसी वजह से एक दिन उसका अपनी माँ से झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद वो भी वहाँ से निकलकर अपनी बेटी के घर यानी उमार के घर जाकर रहने लगी। करीब 1 हफ्ता उन्हें वहाँ पर रहते हुए हो गया था। तो एक रात उमार की नानी के पास इनके पड़ोसी का कॉल आता है। तो उनकी नानी ने उस पड़ोसी से पूछा कि रहमान कैसा है, रात में घर टाइम से आ जाता है क्या, ड्रिंक करके आता है या फिर नहीं आता है। तो उस पड़ोसी ने उनको बताया कि आप जब से गए हो तब से वो काफ़ी शांत हो चुका है, घर भी टाइम से आ जाता है और पहले की तरह रात में से घर में कोई चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं आती है। हाँ, कल रात को हमारे घर पर आया था खाना मांगने, तो खाना मांगने वाले को तो हम कैसे मना कर सकते हैं, इसलिए सब्जी और 2 रोटी हमने उसको दे दी थी। अब ये बात सुनकर रहमान की मदर यानी कि नानी को लगा कि बेटा भूख से मर रहा होगा, अब काम भी नहीं उसके पास, पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। तो उनको उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने अपनी बेटे से कहा कि मैं वापस जाती हूँ, रहमान मेरे बिना परेशान हो रहा है। तो उनकी बेटी ने कहा कि अम्मी आप आज रुक जाओ, कल सुबह आप चले जाना और आज रात का उसका खाना मैं भिजवा देती हूँ टिफ़िन बना के। तो कोइंसिडेंटली इनके घर पर बनी थी मटन बिरयानी और उसे रहमान को पहुंचाने की जिम्मेदारी उमार के बड़े भाई को दे दी गई।
इनकी मम्मी ने रहमान को फ़ोन पर कॉल करके बताया कि भाई खाना मैं तुम्हारे लिए भिजवा रही हूँ। तो इनके बड़े भाई को फ़ोन कर दिया गया, लेकिन वो कहीं बाहर गया था तो उसे आने में थोड़ा सा डिले हो गया। फिर वो अपने एक दोस्त को लेकर टिफ़िन लेकर रहमान के घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक काम और करना था, तो काम करते करते उसे रात के करीबन 12 बज गए। खैर उस टाइम पर वो अपने दोस्त को बाइक पर बिठाकर अपने मामा के घर के लिए निकला। अब वो जगह जहां पर रहमान ने उस कैन को लात मारी थी वो इनके रास्ते में ही पड़ती थी। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप चाहे माने या ना माने, उमर का भाई बाइक चला रहा था और जैसे इनका भाई उस रास्ते पर पहुंचा उसने देखा कि एक आदमी बिल्कुल नंगा उल्टा क्रॉल कर रहा है। उसके हाथ पीछे जमीन पर और हाथों और पैरों से वो वॉक कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1920 मूवी में वो चुड़ैल वॉक करती है। और जैसे ही बाइक की लाइट उस आदमी के चेहरे पर पड़ी वो बिल्कुल शॉक था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका मामा रहमान था। इनके भाई की और उसके दोस्त की हालत खराब हो गई थी। जैसे ही लाइट उसके मामा के मुंह पर पड़ी वो उसी पोजीशन में वहीं के वहीं रुक गए और उनको देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देने लगे। इनका भाई पूरी तरह से घबरा गया। उसने वहीं के वहीं बाइक रोकी, यू टर्न मारा और जितनी तेज वो गाड़ी चला सकता था उतनी तेज गाड़ी चलाकर सीधा घर पहुंचा और अपने मम्मी पापा को इससे बताया। उसकी बात पर पहले तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उनके साथ आया दोस्त वो भी बोलता है और बोलता है कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रुक जाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है रात में वापस से घर जाने की। तब जाकर कहीं घर वालों को विश्वास हुआ। इनके मम्मी पापा ने उससे कहा कि अरे ऐसा नहीं हो सकता है तूने किसी और को देख लिया हो। तो इनका भाई बोलता है मैं 100% बोल सकता हूँ वो रहमान मामा ही थे, मुझे क्या अपने मामा की शक्ल पता नहीं है। अब ये बात सुनकर उमर की मम्मी यानी रहमान की सिस्टर और उनकी मदर को पता चला कि असली मामला क्या है। ये सब हरकतें होते होते करीबन 1 महीना हो गया था और 1 महीने से इन लोगों को सिर्फ यही लग रहा था कि प्रमोशन ना मिलने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया है और इस वजह से ये हरकतें कर रहा है। अब बात इनके सामने आ चुकी थी तो इनकी जानकारी में ही एक रिलेटिव हैं जो कि मौलाना थे। उनको इन्होंने कॉल किया और सब कुछ बताया कि रहमान के साथ क्या क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं बाहर हूँ, मैं 2 दिन के बाद घर पर आऊँगा, लेकिन इसका ध्यान रखना अगर उसे मेरे आने से पहले पता चल गया कि मैं घर आ रहा हूँ तो भाग जाएगा। तो पहली बात तो उसे पता नहीं लगना चाहिए और तुम लोग ना उसे घर के अंदर ही बंद करके रखो। अब अगले दिन इनकी जो नानी थी वो वापस अपने घर पहुँचती है। वो पूरे दिन वहाँ पर घर पर रहती है, ऐसे उसे कुछ भी फील नहीं होता है, ठीक है। और उस दिन रात को रहमान जो था वो रात को 10 बजे घर आ गया था, अपना खाना वाना खा पी के वो सो गया। अब जैसा इनकी नानी को मौलाना ने बताया था कि मैं आऊँगा और उसे पता चल जाएगा कि मैं आ रहा हूँ तो उसे कहीं जाने मत देना। तो इनकी नानी ने क्या किया, अगली सुबह वो करीबन 5 बजे के आसपास ही उठ गई। वो जाकर रहमान के कमरे में देखती तो रहमान अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। उन्होंने अपना पर्स उठाया, घर को बाहर से लॉक किया और वो सीधी अपनी बेटी के घर पर पहुंच गई। फिर करीबन सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मौलाना साहब भी आ गए और 10 बजे ये लोग रहमान के घर पर पहुंचे। गेट पर अभी भी लॉक लगा हुआ था। नानी ने यानी उमर की नानी ने लॉक खोला और जैसे ही लोग अंदर गए, अब विश्वास नहीं करोगे, रहमान वहां पर नहीं था। इन सब लोगों ने पूरा घर छान मारा। सिर्फ एक 1 BHK का वो पोर्शन था, कोई भी ऐसी खिड़की नहीं थी जिसमें से एक आदमी बाहर निकल सके। छोटी छोटी उस घर के अंदर खिड़कियां थी और उस घर में एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक दरवाजा था जिसका लॉक अभी अभी इन लोगों की आंखों के सामने बाहर से खोला गया था। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस घर से कोई इंसान बाहर निकल सकता था, लेकिन ये इन सब की आंखों के सामने था कि रहमान वहां से गायब था। नानी ने साफ साफ कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं घर से निकली ये सोया हुआ था और मैंने बिना आवाज किए बाहर लॉक लगाकर निकली हूँ। मौलाना साहब ने भी नाराज होकर कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उसे कहीं जाने मत देना, उसे पता चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं यही घर पे रुकता हूँ और अपना काम चालू करता हूँ, आप लोग उसे कैसे भी कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। तो मौलाना साहब, इनकी नानी, इनकी मम्मी और उमर ये सब लोग वहीं रुकते हैं। इधर उमर के पापा यानी रहमान के जीजा जी, उनके एक दोस्त मतलब उनके 2 दोस्त थे, उनका बड़ा भाई, ये चारों लोग निकलते हैं रहमान
रहमान को ढूंढने। तो चारों लोग कार से निकले और करीबन 2 घंटे ढूंढने के बाद रहमान को घर लेकर आए। उन्होंने बताया कि रहमान उन्हें घर के पास ही थोड़ा दूरी पर एक नदी है, उसके पास बेहोश पड़ा मिला था। इनके फादर ने कहा कि वो बेहोश पड़ा था और जब हम इसे उठाकर कार में बिठा रहे थे तो ये इतना हैवी था कि हम 3-4 लोग मिलकर भी उसको उठा नहीं पा रहे थे और जाने जैसे तैसे खींचकर हम इसे यहाँ पर लेकर आए हैं। फिर रहमान को उन मौलाना साहब के सामने लिटाया गया। उन्होंने जमजम का पानी उनके ऊपर छिड़का और 30 मिनट तक वो कुछ पढ़ते रहे। तब जाकर कहीं रहमान होश में आया और जैसे ही रहमान होश में आया वो वहाँ पर बैठ गया और बैठते ही मौलाना ने उससे सवाल किया, बता कौन है तू? इसके बाद रहमान ने एक हैवी आवाज में बोला, मैं एक जिन हूं। मौलाना ने कहा, जिन है तो इसके शरीर में क्या कर रहा है? वो जिन जोर से इसने मेरी जगह को, मेरे स्थान को गंदा किया है। अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं देखता हूं मुझे कौन रोक सकता है। उसकी बात सुनकर मौलाना ने कहा, कैसी जगह, कैसा स्थान? तो जिन ने कहा कि उस रात रास्ते से जा रहा था और इसने एक बोतल को लात मारी जो कि उस खंबे से आकर टकराई जहां मेरा घर है। मैं पिछले 20 साल से वहां रह रहा हूं और इसने मेरी रहने की जगह को गंदा कर दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इसे लेकर जाऊंगा और जिंदगी भर ये मेरे गुलाम की तरह काम करेगा। फिर मौलाना साहब ने कहा कि इस बच्चे ने जानबूझकर ये सब नहीं किया है, गलती से वो तुझसे टकरा गया, उसे क्या मालूम था कि वो तेरा घर है। तू ये बता तुझे क्या चाहिए इस बच्चे को छोड़ने के लिए? तू जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। रहमान वापस से जोर से हंसा और बोला, तुम मुझे क्या दोगे? मैं इसे ही लेकर जाऊंगा। बहुत देर तक मौलाना ने उस जिन को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो जिन नहीं माना तो फिर से उन्होंने कुछ पढ़ना चालू किया और करीबन 1 घंटे तक वो कुछ मन में बुदबुदाकर पढ़ते रहे और फिर अचानक से उन्होंने एक मटका उठाया और रहमान की तरफ गुस्से से देखा। इस टाइम पर जब मौलाना साहब रहमान की तरफ देख रहे थे तो उनकी आंखें बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था कि कोई रूहानी ताकत उनकी आंखों में उतरी हुई है और उन आंखों का जो तेज था, जो ग्लो था, वो देखने लायक था। उन्होंने रहमान की तरफ वो मटका करते बोला, चुपचाप इस मटके में आ जा, इससे पहले कि मैं तुझे खत्म कर दूं। और यू वॉन्ट बिलीव, उनके इतना बोलते ही अचानक से रहमान बेहोश हो गया। फिर मौलाना ने वो मटका उसको बांधा ऊपर से और वो उमर के पापा को दिया और उनसे कहा कि इस मटके को उसी नदी में छोड़कर आना जहां ये तुम्हें बेहोश पड़ा हुआ मिला था। तुम्हें अभी के अभी जाना होगा और ध्यान रखना, इसको बहाने के बाद किसी की आवाज़ सुनने पर भी पीछे मत मुड़ना। आवाज़ तुम्हारे बेटों की, तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारी माँ की या किसी भी ऐसे इंसान की हो सकती है जो तुम्हारे सबसे करीब हो, लेकिन इस घर के अंदर आने तक गलती से भी पीछे नहीं मुड़ना है। शाम के तकरीबन 5-6 बज चुके थे। इनके पापा अकेले ही उस मटके को लेकर नदी के पास गए। थोड़ी दूर उन्होंने गाड़ी पार्क की और वहाँ से चलते हुए नदी के पास गए और मटके को पानी में डाल दिया और पानी में डाल के जैसे ही वो मुड़कर वापस गाड़ी की तरफ चलने लगे तभी उन्हें इतनी आवाज़ें आई पीछे से जो कि किसी को भी कन्विंस करते पीछे देखने के लिए। लेकिन इनके फादर को उन मौलाना साहब की बात याद थी और चाहे कुछ भी हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अकेले आए हैं, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आधे घंटे के बाद इनके पापा वहाँ घर तक पहुँचे। वो मौलाना साहब अभी भी घर पर थे। उन्होंने रहमान के लिए कुछ और चीज़ें बताई, तावीज़ बना कर दिया। उस रात सब कुछ नॉर्मल रहा और तब के बाद से रहमान को दोबारा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। ना कोई सपना आता है, ना कुछ दिखाई देता है। ड्रिंक करना उन्होंने वापस से छोड़ दिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमेशा के लिए रह गई वो है उनकी वाइफ और उनके बच्चे। उनकी वाइफ और उनके बच्चे अभी तक भी अपने मायके ही हैं। रहमान ने बहुत बार उनकी वाइफ को समझाने की कोशिश की, रहमान के घर वालों ने भी उसकी वाइफ को समझाने की कोशिश की कि वो ठीक हो गया है, उसने जो भी गलतियां की वो इस वजह से की थी कि उसके पीछे कोई जिन पड़ गया था। लेकिन उनकी वाइफ के जो घर वाले हैं, रहमान के ससुराल वाले, वो इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि उसने जानबूझ करके सब किया था और ये जिन के होने का ये लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं।
उस टाइम जो उस दिन उनके बीच में झगड़ा हुआ था, उस टाइम तीनों बच्चे जाग रहे थे, वो छोटे थे और अपने फादर का ये रूप देखकर वो सदमे में आ गए। इसलिए वो भी अपनी माँ के साथ अपनी नानी के यहीं पर रहना प्रेफर करते हैं। रहमान जो कि बिल्कुल ठीक है, उन्होंने वो घर छोड़कर दूसरी जगह घर रेंट पर ले लिया है। अब वो एक नई जगह पर जॉब कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने परिवार का अपने पास वापस आने का। उनके साथ उस फेज़ में जो भी कुछ हुआ उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ें याद है कि वो ड्रिंक किया करते थे, फिर वो उल्टी किया करते थे। एक दो बार उनका अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ, उस झगड़े में उन्होंने क्या क्या बोला क्या नहीं उनको कुछ भी याद नहीं था। बस वो अब यही चाहते हैं कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे वापस से उनके पास आ जाए। तो अगर बाई चांस उनकी वाइफ या उनके कोई रिलेटिव जो उनसे कनेक्टेड हो ये कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ख़त्म करें। जो भी कुछ उनके साथ हुआ वो उनके कंट्रोल में नहीं था और एक गलती की वजह से वो एक एंटिटी के कंट्रोल में आ गए थे। और क्योंकि जब ये एंटिटीज़ किसी को पकड़ती है तो उसे सबसे अलग करना चाहती है, तो शायद इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। आप उन्हें माफ़ करें, अपनी ज़िंदगी को वापस से रिज्यूम करें, क्योंकि एक आदमी अपनी बीवी और बच्चों के बिना अधूरा है। उन्हें पहले से ही बहुत सज़ा मिल चुकी है, अब उन्हें और सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो ये थी रहमान की कहानी, जहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल सी बात है, एक कोल्ड ड्रिंक के पड़े हुए सड़क पे पड़े हुए कैन को लात कोई भी मार सकता है, लेकिन उसको लात मारने से उनकी ज़िंदगी में इतने बड़े चेंजेस आ जाएंगे ये उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा था। वैसे अगर आपने कभी ऐसे किसी कैन को लात मारी है तो दोबारा मत मारना, वरना आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।